हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अपना एग्रोमेटेरियोलॉजी का लास्ट ईयर का एग्जाम। टाइटल है इसका इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटेरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता होने चाहिए जी, मेटेरियोलॉजी और क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हो। मेटेरियोलॉजी सिंपली अगर अपने इसकी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब रहता है जी मौसम विज्ञान। और एग्रोमेटेरियोलॉजी भी मौसम का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। एंड क्लाइमेट चेंज टर्म का मतलब रहता है भी जब अपना क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और एट लीस्ट 10 ईयर्स का टाइम हो भी अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो एटलीस्ट 10 सालों के लिए होना चाहिए जी, फिर हम उसे क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बारिश ज्यादा हो रही है, मान लो 2 या 3 साल बारिश ज्यादा हुई, तो उस कंडीशन को हम क्लाइमेट चेंज नहीं मानेंगे। अगर एटलीस्ट 10 या 12 साल बारिश ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। अब इसका पार्ट ए देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ विंड ब्लोज एट नाइट। तो विंड का नाम रखा जाता है जी जिस डायरेक्शन से वो फ्लो हो रही है। जैसे मान लो अगर कोई विंड है नॉर्थन विंड, तो नॉर्थन विंड का मतलब रहेगा जी वो नॉर्थ से ब्लो हो रही है और साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है जी। लैंड ब्रीज का मतलब है भी जो विंड लैंड टू सी जाएगी, एंड सी ब्रीज का मतलब है जो विंड सी टू लैंड जाएगी। तो नाइट के टाइम लैंड ब्रीज चलती है और वैली और माउंटेन ब्रीज है जी। और ये जो माउंटेन ब्रिज है ये भी नाइट के टाइम ही चलती है। माउंटेन ब्रिज का मतलब रहेगा भी माउंटेन से वैली की तरफ जो ब्रिज जा रही है। तो इसके अंदर ये दोनों ही सही होंगे जी। वैसे एग्जैक्ट एक तो नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, अभी बोथ ए एंड डी। तो अगर इन दोनों में से आप कोई भी करते हो तो दोनों सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट द एड ऑफ मटेरियल मीडियम, सॉलिड लिक्विड और गैस इज कॉल्ड। भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है या फिर आप बोल सकते हो भी हीट ट्रांसमिट हो रही है बिना किसी मीडियम के, तो वो होती है रेडिएशन में। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है जी टच से, और कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल मूवमेंट होता है। ठीक है, ये तीन तरीके हैं हीट ट्रांसफर होने के। कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होगा, कंडक्शन में टच से होती है, और रेडिएशन में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो सही आंसर होगा इसका रेडिएशन। जो आपकी सनलाइट है उससे जो एनर्जी मिलती है तो वो हमें रेडिएशन के थ्रू ही मिलती है। नेक्स्ट देखो जी, प्रेसिपिटेशन इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। तो प्रेसिपिटेशन की यूनिट रहेगी प्रेसिपिटेशन का मतलब देखो, दो टर्म होती हैं। एक तो होता है प्रेसिपिटेशन, एक टर्म होती है रेनफॉल। रेनफॉल तो आपको पता है, अभी बारिश हो रही है जब, यानी जब वाटर किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसे तो हम कहेंगे रेनफॉल। और जब वाटर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, सॉलिड में भी आएगा या फिर लिक्विड में, या फिर आप बोल सकते हो वेपर के फॉर्म में जैसे ड्रिजलिंग होती है। तो उन तीनों को हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो रेनफॉल का तो आपको पता ही है, अभी उसको मेजर हम एमएम में करते हैं, अभी कितने डेप्थ बारिश हुई है, वो सेम यूनिट रहेगी प्रेसिपिटेशन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नॉर्मली डैश इज सुटेबल सीटिंग मटेरियल फॉर सीडिंग ऑफ वार्म क्लाउड्स। तो वार्म क्लाउड्स की सीडिंग के लिए हम यूज करते हैं जी कॉमन साल्ट। ठीक है, सीडिंग किस लिए करते हैं, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के लिए। आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के लिए हम सीडिंग करते हैं। और वार्म क्लाउड का मतलब होता है भी जो उसका टेम्परेचर है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड क्लाउड्स। नेक्स्ट देखो जी, मोर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेदर फोरकास्ट फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए वैसे बेसिकली तो तीनों यूज होते हैं, बट अगर हमको चूज करना पड़ेगा तो मीडियम रेंज चूज करेंगे हम। नेक्स्ट देखो जी, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज ए गैस दैट कैन कॉज द एटमॉस्फेयर टू वार्म अप, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो सिंपली अपने को ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल लिखना है, तो आप CO2 लिख सकते हो। ठीक है जी, CO2 होती है मतलब जो ऊपर से रेडिएशन आ रही है उसको तो क्रॉस करने देगी ये, बट ये रेडिएशन जब वापस जाने लगेगी तो उसको ट्रैप कर लेगी एज ए ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट का काम करती है ये, और इसी से ही जो टेम्परेचर है अपना इंक्रीज हो जाता है वो, और यही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड। भी जो विजिबल रेडिएशन अर्थ रिफ्लेक्ट करता है तो उसे हम बोल सकते हैं जी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR, जिसकी अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये रहेगी 0.4 टू 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम मून की बात करें, मून से जनरली कंपेयर करते हैं, तो जो मून का एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है -18 डिग्री सेल्सियस। वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, या कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो टोटल देखो जी 33 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अभी मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे है तो अपना है प्लस में 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड लेयर वेरी क्लोज टू द सरफेस इज सिंपली कॉल्ड। जो क्लाउड लेयर अर्थ के बहुत करीब है, तो जो जनरली स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं ना, ये अर्थ के बहुत करीब होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, सर्दियों में फॉग आ जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो ये फॉग इसी का एग्जांपल है, स्ट्रेटस क्लाउड का। तो आप फॉग भी लिख सकते हो, या स्ट्रेटस क्लाउड लिख के ब्रैकेट में फॉग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछ लेते हैं। और अगर हम बात करें इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। तो दोनों ही याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट देखो, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स रेट का मतलब होता है जी, जब हम ऊपर जाते हैं, अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। तो जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है वो तो होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जो नॉर्मल लैप्स रेट है जी वो रहेगी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। भी जब हमारी हाइट 1 किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगी, तो जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो जाएगा, 10 डिग्री कम हो जाएगा, और 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जी ड्रीजल की। तो ड्रीजल का आपसे पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा जी << और जो रेन ड्रॉप है ये रहेगी << 0.5 भी जब बारिश हो रही है अगर, तो उसके ड्रॉप का साइज 0.5 से कम है, उसे हम ड्रीजल बोलेंगे। और अगर 0.5 से ज्यादा है तो उसे हम रेन बोलेंगे। और रेनी डे का मतलब होता है जी, जब एक दिन में 2.5 से ज्यादा बारिश हो जाए, उस डे को हम बोलते हैं रेनी डे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं सारे, याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट है जी ट्रू एंड फॉल्स। तो स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है भी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द ट्रोपोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है जी। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर है उसे होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। सेकंड देखो जी, लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर कैन हैव इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो पहले हम देखेंगे भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अभी लेफ्ट रेट में हमने बात की थी भी जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। इससे जल्द जस्ट उल्टी कंडीशन होती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन है मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है भी जब सर्दियों की लंबी रात होती है, जहाँ पे बादल इतने को देखने को नहीं मिलते, उस टाइम इन्वर्जन देखने को मिलता है या नहीं। तो ये जो कंडीशन है ये मोस्ट फेवरेबल है इन्वर्जन के लिए। अब नेक्स्ट देखो जी, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नवंबर टू जनवरी मंथ। तो ये फॉल्स है। मोस्ट ऑफ इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है हमें, और ड्यूरेशन रहती है उसकी जून टू सितंबर। इंडिया का जो टोटल है जी उसमें से 75% जो रेनफॉल है वो इन मंथ्स में हमको देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्लाइमेट इज डे टू डे इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी एरिया। तो ये भी फॉल्स है, ये डेफिनेशन इसने दी हुई है वेदर की। ठीक है, वेदर में हम डे टू डे इंफॉर्मेशन देखते हैं, और क्लाइमेट में जी हम 31 ईयर्स की एवरेज को देखते हैं। 31 ईयर्स ऑफ वेदर, उसकी जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो जो आएगा उसे क्लाइमेट बोलेंगे।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट अकर्स व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग्ड टाइम विद लेस देन एवरेज प्रेसिपिटेशन। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि जब नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से कम हो रही है उस ड्रॉट को हम क्या बोलेंगे, मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। पार्ट बी अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी। तो सिंपली आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी। क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है भी अगर हम क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है भी क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर क्रॉप्स भी आ जाएंगी, लाइफ स्टॉक भी आ जाएगा, इन सब के पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट का उसकी स्टडी हम करेंगे एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी में। डेफिनेशन देखो इसकी, एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न इटसेल्फ with the influence of climate on the cultural condition of agriculture plants, animal husbandry, the occurrence of detrimental influence, both biological and weather condition, and especially on agriculture operating method in general। तो काफी बड़ी डेफिनेशन है इसकी। सिंपल मतलब ये है कि क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर। अब इफेक्ट देखो जी, सबसे पहला तो जो अपनी चॉइस ऑफ क्रॉप है वो डिपेंड करेगी क्लाइमेट पर। अगर टेम्परेट क्लाइमेट है तो आपको उस टाइप की क्रॉप लगानी पड़ेगी, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। फिर अगर हम बात करें भी पर्टिकुलर क्रॉप की वैरायटीज भी होती हैं अलग अलग, तो वो भी डिफरेंट क्लाइमेट को सूट करती हैं। और फिर हम बात करें भी जो डिजीज या पेस्ट है, अगर अब हमारे क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर जो डिजीज का अटैक है वो ज़्यादा रहेगा ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर रेनफॉल ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको पता है भी डिजीज ज़्यादा लगेंगी तो हमको डिजीज के लिए रेजिस्टेंस वैरायटीज लगानी होगी। फिर अगर हम बात करें जी रेनफॉल ज़्यादा है तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सब की स्टडी हम करते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो क्लाइमेट की। तो माइक्रो टर्म का मतलब आपको पता है भी छोटे लेवल पर बात हो रही है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है जी जैसे कोई भी ट्री है, ये रूट्स हैं इसकी और ये बड़ा सारा ट्री है। अब आपको पता है भी जब आप इसकी छाया में बैठोगे तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर बाहर धूप में जाओगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इस ट्री के अराउंड जो टेम्परेचर कम है उसे हम बोलेंगे माइक्रो क्लाइमेट। डेफिनेशन देखो इसकी, माइक्रो क्लाइमेट इज एनी क्लाइमेटिक कंडीशन इन ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया विद इन ए फ्यू मीटर और लेस अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस एंड विद इन कैनोपीज ऑफ वेजिटेशन। दोनों बातें होंगी जी, सरफेस के ऊपर भी एंड सरफेस के नीचे भी। ये जो रूट्स के पास का एरिया है ये भी माइक्रो क्लाइमेट के अंदर आएगा। अब इसमें देखो आपने टर्म सुनी होगी एक राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर का मतलब होता है भी जो रूट्स के पास का एरिया है ना, जैसे ये वाला। अब इस एरिया की खासियत क्या है भी, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, बैक्टीरिया वगैरह है, वो ज्यादा पाए जाते हैं। जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा पाए जाते हैं। और जिस एरिया में रूट्स वगैरह नहीं है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो अमाउंट है या नंबर है वो कम रहेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। नेक्स्ट बात करते हैं जी सोलर कांस्टेंट की। सोलर कांस्टेंट इज द टोटल रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन पर यूनिट ऑफ टाइम पर यूनिट ऑफ एरिया ऑन ए थ्योरेटिकल सरफेस परपेंडिकुलर टू द सन्स रे। ठीक है जी, सन से रेडिएशन आ रही है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, कोई भी यूनिट एरिया, जैसे मान लो ये मीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, यही होता है सोलर कांस्टेंट। और अमाउंट आपको याद रखनी है जी, 1388 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर भी। अगर ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो यहाँ पर कितने वॉट एनर्जी मिलेगी आपको, 1388 वॉट एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और ये जो सोलर आपको एनर्जी मिलती है सन से तो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। ये इसमें भी क्वेश्चन था आपके पार्ट ए में भी था भी कौन सी जो मेथड है भी जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, तो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसको, रेडिएशन को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है भी सन से किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम साइक्लोन की। साइक्लोन इज ए लार्ज एयर मास दैट रोटेट अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये तीनों बात याद रखनी है सबसे पहले तो। अब साइक्लोन आपको पता है क्या है भी,
तेज हवाएं चल रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं, ठीक है, ये तो होगी जनरल बात। अब आपको पहली बात तो ये याद रखनी है भी, जो इसके सेंटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है। ये सेंटर है जी, ये इसके बाहर का रीजन है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई रहेगा, और सेंटर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये लो रहेगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। सेकंड, इसकी डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो रहेगी जी काउंटर क्लॉकवाइज, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में रहेगी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे क्लॉक चलती है इस तरह से चलती है ना क्लॉक, तो ये डायरेक्शन तो रहेगी साउथर्न में, ठीक है, ये जिस तरह से घड़ी चलेगी। और अगर हम नॉर्थन की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जस्ट इससे उल्टा, तो इस तरह से चलेगा जी नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट तो है भी, जो इसका सेंटर है उसमें प्रेशर लो होता है इसकी पेरीफेरी से, और डायरेक्शन भी याद रखनी है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ड्यू पॉइंट। टेम्परेचर एट विच एयर कैन होल्ड नो मोर वाटर, बिलो दिस टेम्परेचर द वाटर कम्स आउट ऑफ एयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। भी जब एयर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वो अब वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी और ड्रॉप्स के रूप में पानी बाहर आ जाए, ठीक है। अगर हम माने भी एयर का टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम है उतना ही वो कम वाटर होल्ड कर सकती है। जैसे मान लो जी यहाँ पर एयर थी, इसका टेम्परेचर था जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आराम से वाटर वेपर को होल्ड कर रही थी, बट जब हमने टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उस टाइम ये वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी, और ये देखो वेपर आपस में मिलके ड्रॉप बना लेगी और वो ड्रॉप गिर जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा ड्यू पॉइंट। टेम्परेचर के रिलेशन में बात हो रही है भी, वो टेम्परेचर जहाँ पर एयर और ज्यादा वाटर ना होल्ड कर पाए। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, ये तो ये इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग हो जाएंगे और ड्रॉप नहीं बनेगी। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं जी ड्रॉट की। ड्रॉट ड्रॉट से सब फेमिलियर हो गए आप। Drought is generally defined as deficiency of precipitation over an extended period of time, usually a season or more, resulting in water shortage। भी जनरली रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल जो आपने करना था अभी, वाटर ड्रिंकिंग के लिए था या फिर एग्रीकल्चर के लिए था, तो सारे की शॉर्टेज हो जाएगी, और उससे हम बोलेंगे ड्रॉट। नेक्स्ट बात करते हैं जी प्रेसिपिटेशन की। तो ये मैंने पार्ट ए में भी बताया था आपको, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के बारे में। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर आ रहा है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, और अगर लिक्विड के रूप में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेनफॉल। Precipitation is a phenomena in which condensed water vapor falls on the earth's surface under the influence of gravity in the form of rain, hail and snow, ठीक है। किसी भी फॉर्म में वाटर आ सकता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। और क्वेश्चन पूछा हुआ था ना भी प्रेसिपिटेशन की यूनिट क्या होती है, तो रेनफॉल की भी यूनिट होती है एंड प्रेसिपिटेशन की भी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैंगो शावर। मैंगो शावर इज ए colloquial term to describe the occurrence of pre-monsoon rainfall. Sometimes these rain are referred to generally as April rains और summer showers। तो जी अपना जो नॉर्मल मानसून है वो आता है जून को। 1 जून को मानसून एंट्री करता है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसका भी पूछा जाता है। और सबसे पहले ये केरल में एंटर होता है, ठीक है। इससे पहले अप्रैल या मई के मंथ में जो बारिश हो रही है ना, उसे हम बोलेंगे मैंगो शावर्स। और मेनली ये कहाँ पर होती है, केरल एंड कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पोलर विंड्स की। इन बोथ द हेमिस्फेयर विंड ब्लोइंग फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड पोलर विंड्स। तो ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, यहाँ से जब इधरली साइड विंड आ रही है, इसे हम बोलते हैं पोलर विंड्स। एक चीज याद रखना, विंड हमेशा ब्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। जैसे टायर से हवा निकलती है ना, तो टायर के अंदर या जो उसकी ट्यूब होती है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उसमें कोई कांटा लग जाता है तो उस टाइम हवा बाहर निकल जाती है, तो बाहर का प्रेशर कम होता है। तो हमेशा विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है। नेक्स्ट है जी एपहेलियन, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, कॉमेट और अदर बॉडी मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सन। ठीक है, अभी जब कोई भी प्लेनेट या अर्थ अर्थ की बात करते हैं जनरली तो हम, या फिर कोई भी प्लेनेट जब सूरज से सबसे दूर होगा,
उस पॉइंट को हम बोलेंगे एपहेलियन। एंड पेरीहेलियन होता है जी वो सब जब सबसे करीब होता है। तो ये देखो जी 5 जनवरी में तो पेरीहेलियन देखने को मिलता है भी, जो अपनी अर्थ है वो सूरज के सबसे करीब होगी। एंड 5 जुलाई को हमें देखने को मिलता है एपीहेलियन भी, उस टाइम सबसे दूर होती है। व्हेन अर्थ इज एट एपीहेलियन इन अर्ली जुलाई इट इज अबाउट 30 लाख मील्स फार्दर फ्रॉम द सन, या फिर अगर हम किलोमीटर में बात करें तो देखो जी कितना हो गया ये, 48 लाख हो गया ना। और 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं ये भी याद रखना आप। 1 माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोनों यूनिट यूज होती है जी, माइल भी यूज होती है और किलोमीटर भी यूज होती है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की। फोरकास्ट वैलिड फॉर मोर देन 10 डेज, मंथ और सीजन इज नोन एज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी, जब लंबे ड्यूरेशन के लिए फोरकास्ट किया जाता है। फोरकास्ट का मतलब होता है जैसे वो होता है ना, भविष्यवाणी बोलते हैं जिसको हम। तो मौसम से रिलेटेड जो भविष्यवाणी है उसे हम वेदर फोरकास्ट बोलेंगे। भाई आज से बता दे भी 15 दिन बाद बारिश हो गई या 15 दिन बाद बारिश नहीं होगी, तो वो सभी चीजें वेदर फोरकास्ट के अंदर आती हैं। इसके टाइप होते हैं शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज। तो जब हम लंबे टाइम के लिए फोरकास्ट करते हैं तो वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द रिसेंट एंड ऑनगोइंग राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस। कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर था, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है जी, उसे हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। It is caused mostly by increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब होता क्या है, जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है, ये ऊपर सन है जी, यहाँ से रेडिएशन आ रही है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस रेडिएशन को ये क्रॉस तो करने दे देगी। जब अर्थ से टकरा के ये वापस जाएगी जी, तब इसे ट्रैप कर लेगी ये। यही प्रिंसिपल तो जो ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस हम लगाते हैं ना टेम्परेट एरिया में, यही प्रिंसिपल उनका रहता है भी, रेडिएशन अंदर तो आ जाती है बट बाहर नहीं जा पाती। और अगर जैसे आपने देखा हो भी, कार को हम जब धूप में खड़ा कर देते हैं तो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना वो। तो ये सेम ही प्रिंसिपल होता है जी, और इस टर्म को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पार्ट सी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, मेटेरियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में डिफरेंस बताना है आपको। तो मेटेरियोलॉजी का देखो जी, मेटेरियोलॉजी इज साइंस डीलिंग विद एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। तो मेटेरियोलॉजी में हम दोनों की स्टडी करते हैं, वेदर की भी स्टडी करेंगे एंड क्लाइमेट की भी स्टडी करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट साइंस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट टिपिकली डिफाइंड एज वेदर कंडीशन एवरेज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 30 ईयर्स। भी जो आपका वेदर कंडीशन है वो अगर हम 30 या 31 ईयर्स की उसकी एवरेज की बात करें तो वो हो जाता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, इसकी पहले भी बात की थी अपनों ने। नेक्स्ट देखो, मेटेरियोलॉजी फोकस ऑन शॉर्ट टर्म वेदर इवेंट लास्टिंग अप टू ए फ्यू वीक्स, whereas climatology study the frequency and trend of those events। ये मेटेरियोलॉजी शॉर्ट टर्म के इवेंट्स की स्टडी करेंगे हम, और क्लाइमेटोलॉजी में उन्हीं इवेंट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करेंगे। यही डिफरेंस रहता है वेदर और क्लाइमेट में। भी वेदर तो किसी भी मोमेंट का हो सकता है, जैसे आज 29 दिसंबर है, तो 29 दिसंबर को अगर हम बात करें भी, शाम के 5 बजे कैसा टेम्परेचर था, बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी, तो ये वेदर में आ जाएगा। और इसी की अगर हम 31 साल एवरेज कर देंगे, ठीक है, तो 31 ईयर्स तक एवरेज करेंगे इसकी, तो वो क्लाइमेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। और मेटेरियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में भी, क्लाइमेटोलॉजी में हम लॉन्ग टर्म इवेंट्स की स्टडी करते हैं एंड मेटेरियोलॉजी में हम शॉर्ट टर्म इवेंट्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन ऑफन कॉल्ड द सोलर रिसोर्स और जस्ट सनलाइट इज ए जनरल टर्म फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। तो जो सन से रेडिएशन निकल रही है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसे हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अभी कौन सी रेडिएशन इमिट होती है सन से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एनर्जी आती है। सोलर radiation can be captured and turned into useful forms of energy such as heat and electricity using a variety of technologies। तो आपको पता है ये सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है,
और अगर हम बात करें भी ग्लास हाउस वगैरह होते हैं जो, तो उसमें भी जो टेम्परेट एरिया अगर उसमें आधा घंटे या घंटे के लिए भी सूरज निकल रहा है, तो उससे भी वो वार्म अप हो जाएगा और जो अंदर क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़िया होगा। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, जो तीन प्रॉपर्टी है जी, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन का मतलब रहेगा भी जब वो क्रॉस कर जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब रेडिएशन क्रॉस कर जाएगी वो तो होता है ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन है भी, इस ऑब्जेक्ट ने ये रेडिएशन आ रही थी इसको रिफ्लेक्ट कर दिया वापस, ये रिफ्लेक्शन होगा जी। और एब्जॉर्प्शन रहेगा भी जब इस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज रहती हैं। Here are three possibilities. It may be transmitted through the object. Object may reflect the solar energy और the object may absorb it. या तो रिफ्लेक्ट कर देगा वो, या फिर ऑब्जर्व कर लेगा, और या फिर उससे ट्रांसमिट होके अगली जगह चली जाएगी। मोस्ट ऑब्जेक्ट डू ऑल थ्री टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके उनके अंदर तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई एक वो कम करेगा या कोई एक ज्यादा करेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी, ब्लैक मल्च और ट्रांसपेरेंट मल्च का। तो इससे क्वेश्चन आता है भी किस मल्च का, जो कौन सी मल्च है जो सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, ब्लैक मल्च करेगी या ट्रांसपेरेंट करेगी। तो हम टिक करते हैं ब्लैक मल्च को, क्योंकि जो आपको पता है अभी जो ब्लैक चीज होती है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, भी कोई भी काले चीज की वस्तु है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। बट ऐसा होता नहीं है। जैसे ये सॉइल थी, इसके ऊपर आपने मल्च लगा दिया, यहाँ पर आपने ब्लैक मल्च लगाई है, तो श्योर है ये बात भी वो ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी, ठीक है। बट एब्जॉर्ब तो वो कर लेगी, ट्रांसमिट नहीं होगी अर्थ तक, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट मल्च है जी, उससे ज्यादा ट्रांसमिट होती है। तो टेम्परेचर ज्यादा कौन सा इंक्रीज करेगी, ट्रांसपेरेंट मल्च करेगी। भी ब्लैक मल्च एब्जॉर्ब तो बहुत कर लेगी बट आगे सॉइल को नहीं दे पाएगी। अपने को तो जो टेम्परेचर है वो सॉइल का इंक्रीज करना है ना, मल्च के टेम्परेचर से तो कोई बात नहीं है। तो ज्यादा टेम्परेचर कौन इंक्रीज करती है, ट्रांसपेरेंट मल्च इंक्रीज करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर का पता होना चाहिए आपको। ओजोन लेयर is a region in Earth's stratosphere that contain high concentration of ozone and protect the Earth from harmful ultraviolet radiations of the sun. भी सन से जो रेडिएशन यूवी फॉर्म में आ रही है वो हमारे लिए हार्मफुल है, और इससे हमको कौन बचाता है जी, ओजोन लेयर बचाती है। और कौन सी लेयर में होती है ये, एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर होता है मीजोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर हम ओजोन के केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो O3 होता है। जैसे एक ऑक्सीजन और एक इसका फ्री रेडिकल जब जुड़ता है तो वो बनाता है ओजोन लेयर। अब हम बात करते हैं जी यूवी रेडिएशन की। तो यूवी रेडिएशन तीन टाइप की है, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। तो इसमें से जो सबसे हार्मफुल है वो होती है यूवीसी। इसकी वेवलेंथ होती है 200 to 280 नैनोमीटर। यूवीबी की रहेगी 280 to 320, एंड यूवीए की होती है 320 to 400। सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है यूवीसी। तो यूवीसी को तो ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल पहुंचने नहीं देगा। यूवीबी का कुछ पोर्शन अर्थ तक पहुंच जाता है, और मोस्ट ऑफ यूवीए अर्थ तक पहुंच जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी कौन सी ज्यादा हार्मफुल होती है। अब हम बात करें ओजोन लेयर डिप्लेशन की। ओजोन लेयर डिप्रेशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर caused ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड containing gaseous bromine क्लोरीन फ्रॉम इंडस्ट्री और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है, जैसे मान लो इतनी डेप्थ थी उसकी, ठीक है, इतनी विड्थ थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, जो यूवी लाइट आ रही है उसको ये अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी अगर इसकी विड्थ कम हो जाएगी तो। अब हम बात करते हैं परमानेंट एंड लोकल विंड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो परमानेंट विंड्स, द विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। दे आल्सो ब्लो कॉन्स्टेंटली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो जो सारा साल या साल के कुछ पोर्शन में हमेशा वैसे ही चलती है, जैसे आज जैसे चल रही है जी, नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करेंगे सेम डेट की, तो उस समय भी वो ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे परमानेंट विंड्स। एग्जाम्पल है इसका ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। And local winds, these blow only during a particular period of the day
और ईयर इन स्मॉल एरिया, ठीक है, जैसे लैंड या सी ब्रिज भी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही ब्लो करती हैं। अगर हम बात करें लैंड और सी ब्रिज की, तो इससे पार्ट ए में भी क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे ये आपका लैंड एरिया है जी, और ये यहाँ पर है सी, ठीक है, ये है सी और ये है लैंड। तो जो हवा तो समुंदर से धरती की ओर जाएगी, उसे तो हम बोलेंगे सी ब्रिज, ठीक है, ये चलती है डे टाइम में। और जो हवा आएगी जी आपकी लैंड से सी की तरफ जाएगी, उसे हम बोलेंगे लैंड ब्रिज। और ये कब चलती है? नाइट टाइम में। अब आपको पता है भी कोई भी विंड है वो कब कैसे फ्लो करती है, डायरेक्शन क्या होती है उसकी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो डे टाइम में जो आपका समुंदर है उसका प्रेशर रहेगा हाई, और लैंड का रहेगा लो। अब इसका भी आपको बता देते हैं जी, जो प्रेशर है, अब दिन के टाइम किसका प्रेशर हाई है? सी का प्रेशर हाई है, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी। अगर हम दिन में बात करें तो जो पानी है वो कम ठंडा, सॉरी, कम ठंडा रहेगा और ज्यादा ठंडा रहेगा, और ये जो लैंड है वो गर्म रहेगी, ठीक है। इसका टेम्परेचर हाई रहेगा और इसका टेम्परेचर रहेगा कम। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर इसका हो जाएगा ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएगी। और अगर हम नाइट की बात करें तो रात के समय पानी गर्म रहेगा और लैंड ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो रात के टाइम लैंड से सी की ओर जाएगी, इसे हम बोलते हैं लैंड और सी ब्रिज। तो प्रेशर का भी याद रखना जी, और टाइम भी याद रखना भी। जो सी ब्रिज है वो दिन के टाइम चलती है, और जो लैंड ब्रिज है वो नाइट के टाइम चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैंड्स ऑफ लाइट एंड फंक्शन ऑफ लाइट इन प्लांट लाइफ। तो अलग अलग बैंड्स है लाइट के, जैसे फर्स्ट है हार्टली बैंड, इज ए वाइड बेल शेप्ड पीक फ्रॉम 200 टू 310 नैनोमीटर। हगिंस बैंड है जी 310 से 350 नैनोमीटर तक। और चौपिस बैंड है 450 टू 850 नैनोमीटर तक। तो इनकी वेवलेंथ आपको याद रखनी है। अब यूवी की बात करें तो हमने पहले भी देखा था, यूवी सी है जी 200 टू 280, यूवी बी है 280 टू 320, एंड यूवी ए है 320 टू 400 एनएम, ठीक है। तो सबसे कम हार्मफुल होती है यूवी ए। और एक चीज भी ये भी याद रखना भी, जो वेवलेंथ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के भी। जितनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है, यूवीसी की वेवलेंथ सबसे कम है ना, इसके अंदर एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए ये हार्मफुल रहती है। यूवी ए की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके अंदर एनर्जी कम होती है। ये रिलेशन भी याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी वेवलेंथ एनर्जी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इन्वर्जन एंड लैप्स रेट। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए लेयर इन द एटमॉस्फेयर इन विच एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। भी वो लेयर एटमॉस्फेयर की जहां पर हवा का टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। And lapse rate is the rate at which an atmospheric variable, normally temperature in Earth's atmosphere, fall with altitude। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहेगा, इसे हम बोलते हैं लैप्स रेट, ठीक है। तो जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है वो तो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, एंड जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होती है वो रहेगी 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। ये जो 6.5 है ये तो नॉर्मल लैप्स रेट है, जो 10 डिग्री सेल्सियस है ये है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसमें एयर के पार्सल की बात होती है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट में तो नॉर्मल एयर की बात होगी, और एडियाबेटिक लैप्स रेट में उसके पार्सल की बात होती है। एक चीज और है जी, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है भी, जो पॉजिटिव लैप्स रेट है उससे आप क्या समझते हो? पॉजिटिव लैप्स रेट से, ठीक है। तो पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब है भी जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना भी, टर्म पॉजिटिव आ रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। पॉजिटिव लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट, इन दोनों के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। और जो टेम्परेचर इन्वर्जन है जी, इसके अंदर हमको देखने को मिलती है नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब है जब टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होगा, और अगर अपने कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट के अंदर सेम ही रहेगा।
तो पॉजिटिव लैप्स रेट में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार, पॉजिटिव लैप्स रेट में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जी, सूटेबल कंडीशंस ऑफ ड्यू फॉल। तो सबसे पहले देखो ड्यू क्या होती है। तो ड्यू को हम ओस भी कहते हैं हिंदी में। ओस से तो सब फेमिलियर हो गए आप भी। जब हमारे एनवायरनमेंट का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, वाटर वेपर को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जो वाटर वेपर है जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स में, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो उसे हम बोलते हैं जी ड्यू। अब इसके लिए सूटेबल कंडीशन कौन सी है, सबसे फर्स्ट है क्लियर स्काईज। तो क्लियर स्काईज क्यों होगा जी। अब अगर मान लो क्लियर स्काई का मतलब है अभी कोई बादल नहीं रहेंगे, ठीक है, पहले तो मतलब समझो इसका भी, नो क्लाउड्स। अब अगर ऊपर क्लाउड्स रहते हैं, ये आपकी अर्थ है या कोई भी सरफेस है, अगर मान लो इसके ऊपर क्लाउड्स रहते हैं, तो इससे क्या होगा जी, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा। अब टेम्परेचर ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि ड्यू कब होती है जी, अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलती है ना, भी सारी रात में टेम्परेचर कम होता है। और वो टेम्परेचर कम कैसे होता है भी, जो अर्थ से रेडिएशन है वो एस्केप कर जाती है एटमॉस्फेयर में, ऊपर चली जाती है। बट अगर यहाँ पर क्लाउड्स रहेंगे, ये क्लाउड क्या करेंगे जी, इस रेडिएशन को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, इनका भी ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, इस रेडिएशन को ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर ये रेडिएशन यहीं रहेगी, इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। इसलिए हम कह रहे हैं भी स्काई क्लियर होना चाहिए, अगर यहाँ पर बादल नहीं है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपको ड्यू फॉल देखने को मिलेगा। फिर है जी लाइट विंड, हवा थोड़ी बहुत चलनी चाहिए, अगर तेज चल रही है तो उस केस में ड्यू फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंट सॉइल मॉइस्चर, भी जो सॉइल के अंदर काफी अमाउंट में मॉइस्चर होना चाहिए। फिर है जी लो नाइट टाइम ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, भी जो रात का टेम्परेचर है वो कम रहेगा, तभी आपको ड्यू फॉल देखने को मिलेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है तो उस केस में आपको ड्यू फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी हम फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम लिक्विड। भी वेपर फॉर्म में जो वाटर था वो जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे आपने देखा होगा भी, घर पे जब हम पानी गर्म करते हैं किसी भी बर्तन में, तो उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं ना, तो उस प्लेट के नीचे देखो जी वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। भी जो गर्म कर रहे थे पानी उससे भाप निकल रही थी, और वो भाप जब ऊपर जाके प्लेट से टकराएगी तो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और इससे जस्ट उल्टी प्रोसेस होती है इवापोरेशन। इवापोरेशन के अंदर क्या होता है जी, जो आपका वाटर है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब फॉर्म्स है अलग अलग, फर्स्ट है ड्यू एंड सेकंड है फ्रॉस्ट। तो ड्यू और फ्रॉस्ट के अंदर बेसिक सा डिफरेंस है भी, ड्यू के अंदर तो जो ड्यू पॉइंट है जी वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रॉस्ट के अंदर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। भी जब वेपर लिक्विड में बदलेगी वो तो होता है ड्यू, और जब वो आइस में बदल जाती है वो रहेगा फ्रॉस्ट। भी जो इसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम होता है। फिर हम बात करते हैं जी फॉग और मिस्ट की। तो फॉग आपने देखा ही है, जैसे सर्दियों में जब विजिबिलिटी कम हो जाती है उसे हम फॉग बोलते हैं, और ये कौन सा क्लाउड होता है, स्ट्रेटस क्लाउड होता है ये। फॉग और मिस्ट में डिफरेंस ये रहता है भी, मिस्ट के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है और फॉग के अंदर मॉइस्चर कम रहेगा, और विजिबिलिटी फॉग में कम रहेगी और मिस्ट में विजिबिलिटी ज्यादा है, अभी विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है क्लाउड्स, तो क्लाउड से तो फेमिलियर हो ही आप। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब इंडिया के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये स्टेटमेंट में भी आया था, तो जो 75% हमारा रेनफॉल है वो हमको किससे मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है। और अगर हम बात करें भी कब होता है साउथ वेस्ट मानसून की ड्यूरेशन क्या रहती है, तो वो रहेगी जी जून टू सितंबर। और सबसे फर्स्ट एंट्री इसकी देखने को मिलती है हमें 1 जून को केरल में, और 15 जुलाई तक ये सारी कंट्री को कवर कर लेता है, ठीक है। सबसे लास्ट में जैसे राजस्थान के कुछ रीजन्स हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो उन रीजन में सबसे लेट रेनफॉल मानसून पहुंचता है, ठीक है। तो 15 जुलाई तक ये सारे इंडिया को कवर कर लेता है।
और अगर हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें जी, तो ये हमको अक्टूबर या नवंबर से लेके दिसंबर तक जो रेनफॉल देखने को मिलता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है। साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो टुवर्ड द नॉर्थ from the Arabian Sea and the Bay of Bengal during the month of June to September. These winds cause a nationwide rainfall. भी हवा कैसे चलेगी जी, नॉर्थ की तरफ हवा चलती है साउथ वेस्ट मानसून में, ठीक है। हवा कभी भी अगर हमने किसी भी विंड का नाम रखना है ना, तो जिस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रही है उस डायरेक्शन से नाम रखते हैं। जैसे मान लो साउथ से हवा जा रही है जी नॉर्थ की ओर, तो इसको हम नॉर्थन नहीं साउथर्न विंड बोलेंगे। ये पहले भी बताया था मैंने, किसी भी विंड का अगर आपको नाम रखना है तो जहां से उसका ओरिजिन है उससे नाम रखा जाता है उसका। फिर अपने बात करते हैं जी नॉर्थ ईस्ट मानसून की। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री टू सी साइड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। भी अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो आपको देखने को मिलता है रेनफॉल, और ये मेनली तमिलनाडु के अंदर नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एग्रीकल्चर एंड वेदर रिलेशन। भी जो वेदर का क्या इफेक्ट रहता है एग्रीकल्चर पर। तो अब देखो, अगर आपकी क्रॉप मैच्योरिटी पर है, उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर अगर आपको हेल्स देखने को मिल जाए उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना। या फिर अगर हम देखें तो एक क्रिटिकल स्टेज का कॉन्सेप्ट रहता है, क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं इरिगेशन की। अगर उस टाइम बारिश नहीं होती है तो आपको इल्ड में ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। अभी इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है आपके पास और बारिश भी नहीं हो रही है, तो occasionally adverse weather condition can cause production losses especially if experienced during critical stages of growth। ठीक है जी, जो क्रिटिकल स्टेज रहेगी भी उस टाइम अगर ड्रॉट देखने को मिल गई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस केस में आपकी इल्ड बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। Individual element of weather influence crop and livestock in particular ways. However, the combination of all weather element occurring simultaneously can have additive effect। तो एडिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। एडिटिव कैसे देखने को रहेगा, भी टेम्परेचर भी फेवरेबल है, ठीक है, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मिल रहा है आपको। फिर अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, रेनफॉल भी टाइम पर हो रहा है। तो इस केस में जो आपकी इल्ड है जी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। और एडिटिव इफेक्ट बोलेंगे हम इसको। अब इसके अंदर एक टर्म और हम यूज करते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस की। तो जो मॉइस्चर स्ट्रेस है उसका हम जनरली देखते हैं भी जब मॉइस्चर की कमी होती है, पर ऐसा नहीं है जी। मॉइस्चर स्ट्रेस के अंदर वाटर ज़्यादा भी हो सकता है और वाटर कम भी हो सकता है। दोनों कंडीशन को ही हम वाटर मॉइस्चर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, तो उसे भी हम मॉइस्चर स्ट्रेस ही बोलेंगे। बट जनरली हम कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस से, जब वाटर कम होता है या फिर जो ड्रॉट की कंडीशन है। वैसे इसमें सरप्लस भी मॉइस्चर स्ट्रेस में आता है और डेफिशिट तो आता ही आता है। अब नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट। तो जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट है जी ये वैलिड होता है 1 से लेके 3 दिन तक, एंड इशूड ट्वाइस इन ए डे। एक दिन में 2 बार इशू किया जाता है, ठीक है, 2 बार बताया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन है जी इरिगेशन शेड्यूलिंग में, प्लांट प्रोटेक्शन में, फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन, डस्ट स्टॉर्म, स्नो, इन सब में एप्लीकेशन है इसकी। इरिगेशन शेड्यूलिंग में एप्लीकेशन ऐसे रहेगी जैसे भी आप आज या कल आपने पानी लगाना है और उसी टाइम आप फोरकास्ट देख रहे हो भी 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, तो आप इरिगेशन को डिले कर सकते हो ना, इरिगेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर बारिश हो जाएगी तो। प्लांट प्रोटेक्शन में आपको कोई भी पेस्टिसाइड डालना है, अगर शो कर रहा है अभी आज बारिश हो गई और आप पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन कर रहे हो और उसके घंटे या 2 घंटे बाद भी बारिश हो जाती है, तो वो जितना भी केमिकल था वो सारा धुल जाएगा ना, तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा उसका। तो ये एप्लीकेशन होती है जी शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट की। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज इशूड फॉर मोर देन 10 डेज। भी 10 दिनों से ज्यादा के लिए जब इशू किया जाता है तो वो आता है लॉन्ग रेंज के अंदर। ए मंथ और ए सीजन यूजफुल इन क्रॉप एंड कल्टीवार सिलेक्शन प्रेडिक्टिंग क्रॉप यील्ड। ठीक है जी, क्रॉप सिलेक्शन में भी काम आएगा। भी हम देख लेंगे भी आगे 3-4 महीनों में कितनी बारिश हो गई, और क्रॉप के अंदर जो वैरायटीज होती है ना उनको भी हम पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस बार की फोरकास्टिंग है, अभी बारिश बहुत कम हो गई, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज लगाओगे ना, भी जो थोड़े टाइम में पक जाए। तो
ये एप्लीकेशन होती है जी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी जीएचजी एंड नेम्स ऑफ जीएचजी। ऐसे ही था क्वेश्चन ये। तो जीएचजी का मतलब होता है जी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस एनी गैस दैट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड री रेडिएटिंग इट बैक टू अर्थ सरफेस thus contributing to the ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कोई भी ऐसी गैस जो अर्थ से रेडिएशन निकल रही है उसको ट्रैप कर ले और वापस अर्थ पे भेज दे, उसे हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। होता क्या एक्चुअल में, जो अर्थ से सन से जो रेडिएशन आ रही है ना उससे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। सन से जितनी भी रेडिएशन है वो सीधी जाएगी अर्थ सरफेस पर। उसके बाद अर्थ जब रेडिएशन इमिट करती है ना तो उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये जो अर्थ रेडिएशन इमिट कर रही है अगर आपने इसको ट्रैप कर लेंगे तो इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मानो ये गैसेस ना हो तो ये ऊपर स्पेस में लॉस्ट हो जाएगी ना, तो उस केस में टेम्परेचर कम रहेगा। अब इसमें था जी नेम लिखने थे, एग्जांपल लिखने थे आपको ग्रीन हाउस गैस के। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो जो वाटर वेपर होती है ना भी ये ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, ठीक है। वैसे गैस तो नहीं है ये, बट फिर भी इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है या जो वाटर वेपर होती है ये काफी हीट होल्ड करके रख सकती है। क्या जो वाटर है हीट होल्ड कर सकता है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। पार्ट डी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। पार्ट सी तक हमने डिस्कस कर लिया था जी। अब पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एटमॉस्फेरिक लेयर विद डायग्राम। इसमें आपको ये सभी लेयर्स हैं इनका नाम याद होना चाहिए, प्लस कितनी हाइट तक एक्सटेंड करती हैं और इनकी स्पेसिफिक 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं जो वो आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट लेयर है जी वो है ट्रोपोस्फेयर। Troposphere extend from Earth surface up to height of 8 to 18 किलोमीटर, constitute 85% of atmospheric mass। ठीक है जी, अर्थ सरफेस से लेकर 8 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगी ये, जिसको अपन एल्टीट्यूड बोलते हैं ना। और जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं जैसे क्लाउड्स हैं या फिर जो डस्ट है, वाटर वेपर है, वो सभी इस लेयर के अंदर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो मतलब टोटल एटमॉस्फेयर का 85% जो वेट है वो सिर्फ 8 से लेके 18 किलोमीटर तक ही होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना जी, इसका मतलब है भी या तो वो 0 से लेके 8 किलोमीटर तक होगी उसकी, या फिर 0 से लेके 18 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 18 नहीं है, स्टार्ट आपको अर्थ की सरफेस से ही करना है। एक इसकी प्रॉपर्टी रहती है भी, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये देखो जी, ये टेम्परेचर है, और जब अपने ऊपर जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। एक्सटेंड फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू 50 किलोमीटर, कॉन्स्टिट्यूट 15% मास कंटेन ओजोन लेयर। ठीक है, तो 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसकी। सबसे फर्स्ट है भी, यहाँ तक खत्म हुई ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक जाएगी जी स्ट्रेटोस्फेयर। और जो 15% मास एटमॉस्फेयर का वो होगा, अगर मान लो आप टोटल वेट है एटमॉस्फेयर का 100 kg, तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 15 किलो वेट होगा। ठीक है, लगभग वेट इन्हीं 2 लेयर्स के अंदर ही होता है, ऊपर इतना ज्यादा वेट नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल वेट रहेगा। नेक्स्ट है जी ओजोन लेयर पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और ओजोन लेयर का काम होता है जो यूवी लाइट है ना उससे प्रोटेक्ट करती है हमको, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है जी उससे प्रोटेक्ट करेगी हमें। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये देखो ग्राफ में ऊपर जा रहे हैं हम, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। और ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का रीजन है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, उसी तरह से जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच का रीजन रहेगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटोपोज। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच का जो रीजन रहेगा उसे हम बोलेंगे मीजोपोज। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच के रीजन को ट्रोपोपॉज बोलेंगे जी, स्ट्रेटो और मीजो के बीच के रीजन को बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। नेक्स्ट हम बात करें मीजोस्फेयर की, एक्सटेंड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोपोज टू 80 किलोमीटर, ठीक है, स्ट्रेटोपोज से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगी। मीजोपोज इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार। यहाँ पर मीजोस्फेयर खत्म हुई, इसके जो ऊपर वाला रीजन है वो रहेगा मीजोपोज, ये जो लाइन है ना। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, देखो जी टेम्परेचर इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तक जा रहा है मीजोपॉज में, लगभग -80 -100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है टेम्परेचर। तो सबसे ठंडी जगह है एटमॉस्फेयर की मीजोपॉज। नेक्स्ट लेयर है जी थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू आइनोस्फेयर। भी एक तो हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है ना, जैसे आप रेडार देखते हो, ठीक है, तो रेडार का जो फेस होता है वो ऊपर को ही होता है, तो किसके थ्रू पॉसिबल होती है, जो थर्मोस्फेयर की नीचे वाली लेयर है ना, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर। तो इस आइनोस्फेयर के थ्रू ही पॉसिबल होगी। ठीक है, तो चारों लेयर्स के नाम याद होने चाहिए आपको, कितनी हाइट तक एक्सटेंड करती है वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डेली एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो डेली और सीजनल वेरिएशन का मतलब है भी, जैसे हम देखते हैं भी जब दोपहर होती है, ठीक है, नून होता है, उस टाइम टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, और नाइट में टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी जी डेली वेरिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं डायरनल वेरिएशन, भी दिन और रात में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर हम सीजनल वेरिएशन की बात करें, तो सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है भी जो गर्मी और सर्दी है ना, भी विंटर और समर में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो रहेगा जी सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब डायरनल वेरिएशन में एक दो चीजें देखने वाली हैं, जैसे पूछ लिया जाता है अभी हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर कब होता है। तो जब दोपहर के 12 बजे होते हैं ना, उस टाइम रहेगी मैक्सिमम रेडिएशन, भी सूरज से सबसे ज्यादा रेडिएशन आएगी दोपहर के 12 बजे। और जब दोपहर के बजेंगे 2, ठीक है, जब 2 PM होगा, उस टाइम होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम कई बार सोच लेते हैं भी 12 बजे ही मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब एग्जाम्पल लो आप, जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कोई बर्तन है लोहे का, आप इसको गर्म कर रहे हो, तो जैसे अब गर्म करने लगे तो उसके लगभग घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही तो गर्म होगा ना वो। तो 12 बजे तो मैक्सिमम रेडिएशन आएगी, और 2 बजे के अराउंड मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और सबसे अगर हम बात करें भी लोएस्ट टेम्परेचर कब होता है, दिन का लोएस्ट टेम्परेचर होता है 24 आवर्स में से जस्ट बिफोर सनराइज, भी सूरज निकलने से जस्ट पहले। ठीक है, अभी लगभग 6 बजे के अराउंड या पौने 6 के, वो वेरी करता है अभी कब सूरज निकल रहा है। सूरज निकलने से जस्ट पहले सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो जी, diurnal variation is the change in temperature from day to night brought about by the daily rotation of Earth. The Earth receive heat during the day by solar radiation but continuously lose heat by terrestrial radiation. ठीक है, भी जब दिन का टाइम रहेगा उस टाइम तो सन से आपको रेडिएशन मिल जाएगी, बट जब रात का टाइम होता है जी, वो जो रेडिएशन मिली है ना, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये सन है, इससे आपको दिन में तो रेडिएशन मिल रही है, बट जब रात का टाइम होगा तो उस टाइम ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी ना अर्थ से, ये वापस निकल जाएगी। ठीक है, वापस निकलने लग जाएगी तो ठंडा हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई दूध का गिलास है, आपने गर्म कर दिया उसे, अब वो पड़ा है तो धीरे धीरे पड़ा वो ठंडा हो जाएगा ना, तो वही चीज अर्थ के साथ होती है, इसलिए रात को टेम्परेचर कम होता है। अब हम सीजनल वेरिएशन की बात करें, तो पहले ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना भी, जो अर्थ है वो सबसे क्लोज होती है सन के 3 जनवरी को, जिसे हम बोलते हैं पेरीहेलियन, और सबसे फार होती है जी, या सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, जिसे हम बोलते हैं एपीहेलियन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो जी, नॉर्थन हेमिस्फीयर इज वार्मर इन जून जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रिसीव मोर सोलर एनर्जी देन डज द साउदर्न हेमिस्फीयर। ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी एंड फरवरी द अपोजिट इज ट्रू, द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर सोलर एनर्जी एंड इज वार्मर। कि दिसंबर जनवरी के टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रेडिएशन मिलेगी तो वो गर्म रहेगा। और अगर हम नॉर्थन की बात करें, तो लगभग जून जुलाई के टाइम समर रहती है ना,
उसके बाद दिसंबर जनवरी में रहती है विंटर, तो उस टाइम जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना जी, कई बार पूछा जाता है भी सबसे गर्म मंथ कौन सा है, वार्मेस्ट मंथ कौन सा है, या फिर टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन से मंथ में रहता है। तो जो रेडिएशन है, रेडिएशन सबसे ज्यादा रहेगी अप्रैल मंथ में। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो अप्रैल मंथ में ज्यादा रहेगी। एंड जो टेम्परेचर है वो रहेगा मई मंथ में। ठीक है जी। अप्रैल मंथ में रेडिएशन मिल रही है तो गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वही सिस्टम है, अभी 12 बजे तो रेडिएशन मैक्सिमम है और 2 बजे टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हीट बैलेंस क्या है जी, मतलब हमारी एटमॉस्फेयर को हीट कहाँ से मिल रही है, सन को मिल रही है ना, सन से मिल रही है। तो यही है हीट बैलेंस भी, जो रेडिएशन आ रही है सन से वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। अब कुछ एक रेडिएशन है जो वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो उसी की बात करेंगे अब इसमें। देखो 34 तो जो अर्थ है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगी, और 17% है वो करेगी स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है। अब डायरेक्ट और स्कैटर्ड रेडिएशन में क्या डिफरेंस रहेगा, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है सीधी, उसे तो हम बोलेंगे डायरेक्ट रेडिएशन। स्कैटर्ड रेडिएशन का मतलब होता है भी यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल थे, या फिर मान लो क्लाउड्स थे, तो यहाँ से टकरा के फिर इसमें आएगी ना, उसे हम बोलेंगे स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है। तो देखो जी 34 प्लस 17 हो जाएंगे 51। तो जो सन से टोटल रेडिएशन आती है उसमें से 51% अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। 14% है जी वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और 27% है वो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और 2% अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और 6% है जी वो वापस भेज दी जाती है स्पेस में। मतलब ये जो स्कैटरिंग हुई थी ना, इसमें से 17% तो नीचे आ गई और 6% ऊपर चली गई। तो ये डायग्राम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। लॉन्ग वेव रेडिएशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप शॉर्ट वेव का याद रख लेना। ठीक है। एक चीज और याद रखना, भी जो सन से रेडिएशन आती है वो तो होती है शॉर्ट वेव, और वो रेडिएशन जब अर्थ से वापस जाएगी उसे हम बोलेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ इमिट करता है। तो ये शॉर्ट वेव वाला जी डायग्राम याद रखना आप। रिपीट कर देते हैं एक बार भी, जो रेडिएशन आ रही थी 100%, उसमें से डायरेक्टली अर्थ ने एब्जॉर्ब की 34%, 17% अर्थ ने वो एब्जॉर्ब की जो स्कैटर कर दी गई थी। ठीक है। स्कैटर का मतलब है भी इस क्लाउड से टकरा के आई, या फिर वाटर वेपर से टकरा के आई, या फिर डस्ट से टकरा के आई, वो 17% एब्जॉर्ब की। 14% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लीजिए। एटमॉस्फेयर में आपको पता है भी वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है, और वो वाटर वेपर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को। 27% क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और 2% अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है, और 6% वापस स्पेस में चली जाती है जी क्लाउड से टकरा कर। तो ये हीट बैलेंस आपको याद रखना है। Heat budget is a perfect balance between incoming heat absorbed by the earth and outgoing heat escaping it in the form of radiation। ठीक है। तो परफेक्ट बैलेंस है। अब जैसे अगर हम बात करें अलग अलग रीजन की, भी अगर किसी रीजन में गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जी 40 रहेगा वो, यहाँ तो मैक्सिमम 42 हो जाएगा या फिर 38 हो जाएगा। ऐसे नहीं है अभी 40 से वो 60 चला जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है काफी टाइम से। This explain why the earth neither warms up nor cool down despite the huge transfer of heat that take place। भी बहुत ज्यादा हीट आती है सन से, बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है उसका, बट फिर भी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है जो 15 डिग्री सेल्सियस है जी, वो मेंटेन रह रहा है। ठीक है। भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो रही, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ड्रॉट एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है भी क्या इफेक्ट पड़ा अपने पे ड्रॉट का। तो ड्रॉट का टाइप फर्स्ट है मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट। मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट का सिंपल सा मतलब है भी 500 mm मान लो बारिश हो रही थी किसी रीजन में। ठीक है। और इस साल हुई 250 mm, उसे हम बोलेंगे मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट। भी जितनी एवरेज बारिश थी उस एवरेज बारिश से कम हुई उसे मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। व्हेन ड्राई वेदर पैटर्न्स डोमिनेंट एन एरिया। ठीक है। मतलब ड्राई वेदर रहता है, बारिश नहीं होती है,
अब 500 mm की जगह 250 mm हुई, अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा जी? जैसे कोई उस रीजन में मान लो रिवर थी, उस रीजन में कोई लेक थी, या उस रीजन में कोई पॉन्ड था जिसमें बारिश का पानी जा रहा था, अब उसमें तो पानी की कमी आएगी ना, तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉ। व्हेन लो वाटर सप्लाई बिकम एविडेंट इन द वाटर सिस्टम। अब लो वाटर सप्लाई क्यों है जी? क्योंकि वाटर का तो एक ही सोर्स है ना, रेन। रेन नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके वाटर रिजर्वायर हैं वो ड्राई हो जाएंगे, और उसके हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट में क्या होता है भी, जब बारिश ना होने से या ड्रॉट कंडीशन से जब एग्रीकल्चर की क्रॉप्स अफेक्टेड होंगी ना, उसे बोलेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। व्हेन क्रॉप बिकम अफेक्टेड बाय ड्रॉट, जब ड्रॉट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है क्रॉप पर। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सिटी है, मुंबई है, मुंबई सिटी का एरिया जैसे मान लो आप 100 किलोमीटर है, तो इस 100 किलोमीटर में अगर बारिश नहीं हो रही, ठीक है, और इस 100 किलोमीटर में कोई भी एग्रीकल्चर की क्रिया भी नहीं हो रही है, तो उसे हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर तो हमने करना ही नहीं था। उसे मेटीरियोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। जिस रीजन में हम खेती कर रहे थे, अगर उस रीजन में ड्रॉट आती है और क्रॉप्स उससे अफेक्टेड होती हैं, तो उस ड्रॉट को हम बोलेंगे जी एग्रीकल्चरल ड्रॉट। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ वेरियस कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई कैसे अफेक्टेड होगी? जैसे मान लो अगर ड्रॉट हो रही है, तो जो वीट का प्रोडक्शन होना था, किसी भी क्रॉप का, या राइस का प्रोडक्शन होना था, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा ना। या फिर जो वेजिटेबल्स थी, अब इनकी अगर सप्लाई कम हो जाएगी, इनका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ज्यादा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल ड्रॉट, व्हेन नेचुरल इकोसिस्टम आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट। नेचुरल इकोसिस्टम कैसे अफेक्ट होगा? जैसे ये है पिक, मान लो अगर ये रिवर की हो, ठीक है, रिवर की फोटो है जी, यहाँ पे पहले नदी थी, वो नदी सूख गई, तो अब यहाँ पर जो फिशेस रह रही थी, या कोई भी जो एक्वाटिक लाइफ थी, वो तो सारी डेड हो गई ना, वो तो सारे किल हो गए, तो उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल ड्रॉट भी। जब ड्रॉट किसी इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल ड्रॉट। और इन सभी का रीजन यही होता है भी, जो नॉर्मल रेनफॉल था, उससे जब रेनफॉल कम होगा, वही रीजन है ड्रॉट का, बट वो कैसे कैसे इफेक्ट कर रही है हमें, उस हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट बात करते हैं जी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब है भी वाटर का नीचे आना, ठीक है, वाटर का आना किसी भी फॉर्म में। वो रेन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, वो हेल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। जब वो सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में आता है, तब हम उसे रेनफॉल बोलते हैं, और जब इनमें से कोई भी फॉर्म होगी, तो उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। तो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है रेन। Rain is a form of precipitation that is in the form of water drop of a size that is larger than 0.5 mm. The maximum rain drop size is 6 mm. बीज रेनफॉल हम किसे बोलेंगे भी, जब ड्रॉप का साइज होगा 0.5 से लेके 6 mm तक। ठीक है, अगर 0.5 से कम है, जैसे मान लो 0.3 है या 0.2 है, तो उसे हम रेन नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ड्रीजल। ठीक है, और 6 mm से बड़ा साइज होता नहीं है, जैसे मान लो 7 mm हो गया या 8 mm हो गया, तो उस केस में क्या होता है, वो ड्रॉप टूट के ऑटोमेटिकली उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो मैक्सिमम साइज है 6 mm, और इतनी भी बड़ी ड्रॉप आपको कभी कभी देखने को मिलती है, रेयर चांसेस में। स्नो की बात करें जी, तो स्नो आपको पता ही है, स्नोफॉल होता है जो स्नो कंसिस्ट ऑफ आइसी क्रिस्टल इन ए फ्लेकी फॉर्म हैविंग एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 0.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्लेक के फॉर्म में जब आइस आती है, उसे हम स्नो बोलते हैं, और इसकी डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी ड्रीजल। ड्रीजल इज ए फाइन स्प्रिंकलर ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट दैट हैव ए साइज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी ग्रेटर देन 1 mm पर आवर। ठीक है, अभी जो 0.5 mm से जब वाटर की ड्रॉप का साइज कम होगा, उसे ड्रीजल बोलेंगे। और इसमें एक चीज और है भी, 1 घंटे में वो एटलीस्ट 1 mm डेप्थ की बारिश हो, तो उसको हम बोलते हैं ड्रीजल।
नेक्स्ट बात करते हैं जी ग्लेज और फ्रीजिंग रेन की। द ग्लेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेन और ड्रिजल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्राउंड एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, या मान लो ये कोई कार थी, ठीक है, ऊपर से बारिश हो रही है। अब जो हमारा टेम्परेचर है वो होगा लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो इस कार का टेम्परेचर भी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना। तो जब ये रेन ड्रॉप इस पे आके पड़ेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसे हम बोलते हैं ग्लेज और फ्रीजिंग रेन। भी जब रेन धरती पर पड़ेगी, उस धरती का टेम्परेचर या उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। उस केस में वो क्या होगी जी, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। स्लीट का मतलब होता है, स्लीट और ग्लेज वैसे तो सेम ही है, बस इसमें बेसिक डिफरेंस ये है भी जो ग्लेज है वो पहले तो लिक्विड के फॉर्म में आता है, फिर आइस बनेगा। और ये जो स्लीट है ये ऊपर से ही आइस बन जाता है, ठीक है। अभी जब क्लाउड से निकला, रास्ते में टेम्परेचर कम था तो उसी टाइम ही ये आइस बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्लीट। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप दैट आर फॉर्म्ड व्हेन रेनफॉल पास थ्रू द एयर इन एटमॉस्फेयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। भी ये जो एटमॉस्फेयर था उसका जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम था, तो तब क्या हुआ जी, ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया। हेल से आप सभी फेमिलियर हो जी, जो ओले पड़ते हैं। Hail is a kind of showery precipitation in the form of pellets or lump that have a size greater than 8 mm। ठीक है, 8 mm से बड़ा होता है साइज, जैसे ये देख रहे हो आप, उसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है एग्रीकल्चर में हेल स्टॉर्म से। नेक्स्ट बात करेंगे जी वेदर हजार्ड टाइप एंड देयर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वेदर हजार्ड का मतलब क्या है भी, जब नॉर्मल से वेदर चेंज हो जाए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पर। तो सबसे फर्स्ट है ड्रॉट, सबसे ज्यादा यही इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन ए वाटर शॉर्टेज। ठीक है, तो अभी ड्रॉट को हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जब ड्रॉट होगी जी तो मेनली क्रॉप्स इफेक्टेड होती हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाती। क्रॉप्स तो इफेक्टेड होंगी होंगी, साथ में जो लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स हैं, आप शिप बोल सकते हो, काऊ बोल सकते हो, तो सभी इफेक्टेड होते हैं जी इससे। क्योंकि जैसे कुछ एक शिप कोट होती हैं जो पास्चर्स में ग्रेजिंग करती हैं, ठीक है, जो चारागाह होते हैं, वहां भी घास नहीं होगा तो वो खाएंगी क्या। तो सारे ही इफेक्ट होते हैं ड्रॉट से। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लड की। ईयर इन विच एक्चुअल रेनफॉल इज अबव द नॉर्मल बाय ट्वाइस द मीन डेविएशन और मोर इज डिफाइंड एज ईयर ऑफ फ्लड और एक्सेसिव रेनफॉल। फ्लड का मतलब होता है जी बाढ़ आना, जैसे आप देख सकते हो इमेज में। तो जब बाढ़ आ जाएगी उस केस में भी वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, और सभी क्रॉप्स हैं जो वो डेड हो जाती हैं। कुछ एक क्रॉप है जैसे राइस है, वो वाटर लॉगिंग को टॉलरेट कर सकती है, बट अगर इस तरह से पानी खड़ा होगा तो वो भी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। फिर है जी फ्रॉस्ट वेदर कंडीशन व्हेन टेम्परेचर फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म ऑन द ग्राउंड एंड अदर सरफेस स्पेशली एट नाइट। ठीक है, तो फ्रॉस्ट क्या होता है भी, जब 0 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस केस में जो ड्यू होती है ना, ड्यू, जो ओस की बूंदे होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रॉस्ट। अब एक चीज आपको और पता होगी भी, जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर भी तो वाटर होता है ना, तो वो वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी चीज से प्लांट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तब जो प्लांट के अंदर का वाटर भी है ना, सेल्स के अंदर जो वाटर है, वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हीट वेव एंड कोल्ड वेव। ठीक है, तो हीट वेव जिसे हिंदी में लू बोलते हैं, तो जब गर्मी होती है उस टाइम जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे हीट वेव बोलेंगे। पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर विच में बी अकम्पनीड बाय हाई ह्यूमिडिटी स्पेशली इन ओशनिक क्लाइमेट कंट्रीज। ठीक है, तो हाई ह्यूमिडिटी भी हो सकती है और ह्यूमिडिटी कम भी हो सकती है, तो ये भी क्रॉप्स को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जी कोल्ड वेव, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीत लहर। तो जब ठंडी हवा चलती है उसे कोल्ड वेव बोलेंगे। रैपिड फॉल इन टेम्परेचर विद इन 24 आवर पीरियड रिक्वायरिंग सब्सटेंशियली इंक्रीज प्रोटेक्शन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉमर्स एंड सोशल एक्टिविटी। ठीक है, तो सभी को बचना पड़ता है जी इस कोल्ड वेव से। और मेनली जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो छोटी क्रॉप्स हैं, अभी आपने कोई ऑर्चर्ड लगाया है, कोई बाग लगाया है, उसमें जो छोटे प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस कोल्ड वेव से।
that tropical cyclone, also called typhoon or hurricane, an intense circular storm that originate over warm tropical ocean characterized by low atmospheric pressure, high wind and heavy rain। साइक्लोन से सारे फेमिलियर हो आप। इसमें एक चीज याद रखना भी, जो साइक्लोन का सेंटर होता है ना, उसमें प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर का सेंटर होता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ओरिजिनेट कब करेगा ये, जब गर्मियों में करता है, ठीक है। जो सी का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो ना, तो उस केस में साइक्लोन बनता है। और जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसका प्रेशर होता है लो। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग मेथड एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी आर्टिफिशियल रेन मेकिंग क्या होती है। भी जब बारिश को हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एक मेथड्स होते हैं इसके, उसको हम डिस्कस करेंगे। Artificial rainmaking is the act of attempting to artificially induce or increase precipitation, usually to stave off drought or the wider global warming। ठीक है भी, जब आप कृत्रिम रूप से बारिश करवा रहे हो, अब करते क्यों है, या फिर उस रीजन में काफी टाइम से ड्रॉट आ रही है, बारिश नहीं हो रही, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। और द वाइडर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। काफी न्यू कॉन्सेप्ट है ये, अभी इसकी इतनी एप्लीकेशन नहीं है। कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई थी, एक दो बार हुआ है, पर अभी डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट बात करें तो ऑल्सो नोन एज प्लूवी कल्चर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, जो आर्टिफिशियल रेन मेकिंग है उसे हम बोलते हैं प्लूवी कल्चर। अब मेथड्स हैं इसके। तो मेथड हम पढ़ेंगे भी, जो क्लाउड्स के टाइप हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड, सेकंड है सीडिंग ऑफ वार्म क्लाउड। सीडिंग का मतलब होता है भी, आप कोई भी केमिकल डाल रहे हो क्लाउड में, ठीक है। कोल्ड क्लाउड का मतलब रहेगा जिस क्लाउड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। और वार्म क्लाउड का मतलब रहेगा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, उसे हम बोलेंगे वार्म क्लाउड। जिसका 0 डिग्री से कम है उसे हम बोलेंगे कोल्ड क्लाउड। तो कोल्ड क्लाउड में हम क्या यूज करते हैं जी, एक तो ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड रहेगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होती है ना, जब इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं उसे बोलते हैं ड्राई आइस। और सिल्वर आयोडाइड भी हम यूज करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, कोल्ड क्लाउड में बारिश ना होने का कारण, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, बट इसमें आइस नहीं बनती है। ठीक है, तो जब आप ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड डालोगे ना, तो ये आइस न्यूक्लियाई का काम करेगी और आइस बना देगी उसके अंदर, ठीक है। और जब आइस बन जाएगी जी, उसके बाद बारिश हो जाएगी। देखो, सिल्वर आयोडाइड एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, ठीक है। जो आइस क्रिस्टल होते हैं जी, उसे बनाने में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट बात करें सीडिंग ऑफ वार्म क्लाउड की, तो इसमें एक तो वाटर ड्रॉप टेक्निक है और सेकंड है कॉमन साल्ट टेक्निक। तो ये बिल्कुल सिंपल है जी, इसमें हम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होते हैं, वे ग्राउंड से जो कैनन होती है उससे फायर करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनाते हैं, जो आपका कॉमन साल्ट है ना, NaCl, उसको पानी में घोल के और डायरेक्टली फायर करते हैं क्लाउड के बेस पर। ठीक है, जैसे इसमें लिख रखा है ना ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, तो सिल्वर आयोडाइड भी डालते हैं उससे, और कॉमन साल्ट भी डालते हैं। और या फिर दूसरा ये हो सकता है अभी, आप कोई भी एरोप्लेन यूज करो और इसके क्लाउड के ऊपर जाके आप केमिकल रिलीज कर दो, ठीक है। कोई भी, जैसे अगर आप ड्राई आइस यूज कर रहे हो या कॉमन साल्ट यूज कर रहे हो, तो इससे अब ऐसा नहीं है भी आप कहीं भी या किसी भी जगह बारिश करवा सकते हो। कुछ एक केसेस में हो सकता है भी आपको सक्सेस मिल जाए। थैंक यू।